आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। शहबाज शरीफ से हुकूमती मुतालबा, अलीम खान की गिरफ्तारी और डील की सियासत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। इमरान खान के पास न डील है, न धक्का है। इखलाकी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आप बैलेंस एक्ट कर रहे हैं कि अगर इधर का भी एक पकड़ना है तो इधर का भी एक पकड़ना है। अलीम खान के केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, ये बैलेंस करने की कोशिश की गई है। अगर तज़हीक मकसूद थी तो तज़हीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं हैं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। वफाकी वजीर रेलवे ने आज शरीफ फैमिली को मिलने वाली मुबैना डील या पैकेज से पर्दा उठाना था, लेकिन शेख रशीद ने वजीर आजम से मुलाकात के बाद पैंतरा ही बदल दिया। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान के पास ना तो कोई डील है और ना ही ढील। सवाल ये है कि फिर हुकूमत की सफ़ों में इस हवाले से हिजाम क्यों बरपा है, चूंकि वजीर आजम तो हलफ लेने से भी पहले ये वाजे कर चुके हैं कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। क्या वुज़रा को प्राइम मिनिस्टर की यकीन दहानियों पर एतबार नहीं, या हुकूमत का इस मामले पर कोई इख्तियार ही नहीं जिसका रोना रोया जा रहा है? सवाल ये भी है कि क्या मियां नवाज शरीफ ने हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट होकर डील के गुब्बारे से हवा निकाल दी है, या खेल अभी बाकी है? चूंकि हुकूमत कहती है कि मियां साहब की सियासत कतरी से शुरू होकर पत्थरी पे खत्म होती है, तो क्या दोनों तरफ से बीमारी पर सियासत हो रही है? दूसरी तरफ पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान की गिरफ्तारी ने हुकूमत से ज्यादा ऑपोजिशन को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ऑपोजिशन का कहना है कि अलीम खान की गिरफ्तारी दिखावा है और एहतसाब के अमल को बैलेंस करने की कोशिश है। अब ये सिर्फ खदशात हैं या हकीकी खतरा? चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग और LNG केस की तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त हुई है। क्या ऑपोजिशन के मजीद बड़े रहनुमाओं की बारी आ गई है? और देखना यह भी है कि अलीम खान का इस्तीफा शहबाज शरीफ पर किस तरह असरअंदाज होता है, चूंकि हुकूमत ने ऑपोजिशन लीडर से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही छोड़ने का भी मुतालबा कर दिया है। क्या इस मुतालबे का कोई इखलाकी जवाब बनता है? प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली अमीन गंडापुर साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान हैं, PMLN से MNA हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, वफाकी काबिना ने बाकायदा शहबाज शरीफ से जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है उस इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और वो कह रहे हैं कि बाबर अवान, आजम स्वाति और इसके बाद अलीम खान, इसके बाद कितनी और एग्जाम्पल्स आप देखना चाहते हैं? सर, कोई इखलाकियात का वो तकाजा कर रहे हैं आपसे, कोई इखलाकियात का मुजाहरा करे? हुआ ये पारस के अलीम खान जब गिरफ्तार हुए तो ये जरा बुखलाहट का शिकार हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल करें, क्योंकि जब अलीम खान साहब गिरफ्तार हुए तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि गिरफ्तारी होगी। अच्छा। तो वो बुखलाहट हुई है। लेकिन जहां तक ये बात करते हैं आजम स्वाति साहब की, या ये साथ में बात करते हैं बाबर अवान साहब की, वो तो सुप्रीम कोर्ट की कर्टसी है। वो सुप्रीम कोर्ट ने जब पता लग गया था कि अगर नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देगी, तो बेहतर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया। शहबाज शरीफ साहब का जो केस है वो काफी मुख्तलिफ है इनसे। जो सारी सूरत हाल है उसको यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है कि ये शहबाज शरीफ साहब पे जो इल्जामात लगाए गए हैं वो सारे के सारे इल्जामात इस तरह के हैं कि जो कि हम पहले ही कह रहे हैं कि वो सारे, अब देखिए आज एक फैसला हुआ है, ये गवर्नमेंट कह रही है कि शहबाज शरीफ अपने ओहदे को ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का जो ये इल्जाम है, क्या ये इस बात से इसको तकवीयत नहीं मिलती कि कल एहतसाब अदालत ने उनको बुलाया था, उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुलाकर बैठे हुए थे? कितना और सब्र का इम्तहान लेंगे आप हुकूमत का? सर, जहां तक कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसका उनके लॉयर्स ने वहां पे अदालत में क्या मौकफ लिया है, वो लॉयर्स ही बेहतर बता सकते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने उस पे वहां पे क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी, या पिछली तारीख पे क्या डिसाइड हुआ था इशू बताया और इस तारीख पे क्यों कोर्ट ने ये कहा। अब ये लॉयर बेहतर बता सकेगा कि पिछली तारीख से अचानक जो कोर्ट का ये रिएक्शन आया, रद्द अमल आया, उसकी बुनियाद क्या थी,
क्योंकि इससे पहले हमें कोर्ट की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स का नहीं पता था, और शहबाज शरीफ साहब जो थे वो अपनी सेहत के ग्राउंड्स के ऊपर सेहत की वजह से ट्रैवलिंग के उनके इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो सफर नहीं कर पा रहे थे, उनके मल्टीपल इश्यूज है हेल्थ के, और वो एक सर्टन उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो एक जगह पे है, वो फिर वो सारे ट्रीटमेंट को लाहौर लेके जाना, स्टेशन करना, फिर वापस ले आना, प्रॉब्लम थी। बट आई डोंट नो, लेकिन वो कोर्ट कह रही है सेहत का इशू सिर्फ कोर्ट आने के लिए है। वो कहते हैं बाकी मामला तो सही चल रहे हैं, पार्लियामेंट भी जाते हैं, तो क्या पार्लियामेंट को इसलिए तरजीह दी जा रही है कि वहां से प्रोडक्शन ऑर्डर्स मिलते हैं? देखिए, कोर्ट के बीच में जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी उस पर मुझे यकीन है शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, और जो भी मौका वहां पे इख्तियार होगा या जो माजी में इख्तियार किया गया वो तो पता लगेगा। लेकिन कोर्ट की तरफ से एक जो ये अब्रप्टली रिमार्क्स आए हैं जो मेरे भी इल्म में आए हैं, मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब इस तरह का कोई सोच रखते हैं कि वो अदालत। क्या इसीलिए साद रफीक को भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आप मेंबर बनवाना चाहते हैं, ताकि जो फैसिलिटी से फायदा शहबाज शरीफ उठा रहे हैं वो साद रफीक भी उठा सकें, या ये महज इत्तेफाक है कि 60+ मेंबर्स में से सिर्फ उन्हीं को आप बनाने का मुतालबा कर रहे हैं मेंबर? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, वहाँ पे आपको वोकल लोग चाहिए। अच्छा। ऐसे लोग चाहिए जो बात कर सके, क्योंकि इश्यूज वहाँ पे काफी सेंसिटिव होते हैं। आपको ये पता है कि उस कमेटी के बीच में आप जिस तरह कल नसरुल्लाह दरिशक साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि उन्होंने शहबाज साहब पे कह दिया कि जी आप FIA ने आपको बुलाया था, तो FIA ने तो आज तक इस केस की तहकीकात ही नहीं की, और FIA के वहाँ पे उन्होंने खुद बताया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉलिटिकल जो एनिमिटी है वो सामने आ जाती है। तो वहाँ पे हमें अच्छे स्पोक्स पर्सन चाहिए पार्टी के, अच्छे लोग बात करने वाले। आपने सुना वो अच्छे स्पोक्स पर्सन लाना चाह रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में PMLN साद रफीक को, इसलिए आप ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसमें से तलाश कर रहे हैं? सर, जब आप एक वजीर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बना सकते हैं तो वो एक मेंबर रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो पहले दिन से इस चीज़ के हक में नहीं थे, क्योंकि उनका जो स्टांस है अगेंस्ट करप्शन और करप्ट पीपल वो वही है जो 22 साल से उन्होंने तहरीक चलाई है। लेकिन हमारी पार्टी के कुछ मशरान ने, लीडरान ने वहाँ पर ये कहा कि जी चूँकि असम्बली का जो है पोस्टिंग नहीं हो रही और एक कमेटी भी नहीं बनी, सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई थी, और इसी बात पे वो अड़ गई थी कि अगर आप शहबाज शरीफ को नहीं बनाते तो हम लोग किसी कमेटी का भी मेंबर नहीं बनेंगे। बहरहाल एक गलत फैसला था जो मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, मेरी जाती राय में वो देखिए पार्टी मुशावरत से चलती है, और मुशावरत में मैंने जिस तरह बताया कि इमरान खान साहब इसके हक में नहीं थे, लेकिन जो पार्टी के जो हमारे और लीडरान थे और जमहूरियत की खातिर एक तरह से जो बात हुई आ गई ना जमहूरियत, तो उसमें ये हुआ कि चलें जी कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपनी इस चेयरमैनशिप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एज अ ढाल अगेंस्ट नैब एंड FIA। उनको बुला के उनको सवाल करें, उसके बाद अपने प्रोडक्शन ऑर्डर खुद निकाल रहे हैं। अब इस तरह भी कह रहे हैं कि साद रफीक साहब जो हैं वो जो वोकल बंदे हमें चाहिए वहां पर, तो क्या इनके वोकल बंदे वही हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, या सिर्फ ये चाह ये रहे हैं कि अब इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी को यूज करें ओनली फॉर द पीपल के जिनके ऊपर केसेस हैं, ताकि वो इधर बैठ के अपने प्रेशराइज करें नैब को, इदारों को, और उनके जो केसेस हैं उन पर कार्रवाई ना हो। तो मेरे ख्याल में ये जो ये लॉजिक है ये बिल्कुल समझ के बाला अच्छी बात की कि हम गलत थे, लेकिन सर क्या अब इखलाकी जवाब है शहबाज शरीफ से इस्तीफे का? चूंकि जब आपने इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आपने बनाया उस वक्त भी ये गिरफ्तार थे, उस वक्त आप लोग इखलाकियात का कुछ ख्याल कर लेते, आपकी इखलाकियात किधर गई थी? आपने कॉम्प्रोमाइज किया, अब आप उनसे तकाजा कर रहे हैं इखलाकियात? एक सिस्टम के तहत बने हैं वो, उधर वोटिंग हुई है, दबाव और या सिस्टम भी है ना साथ में, कहीं से कहा गया था साथ में सिस्टम भी तो है ना, एक कमेटी बनती है, फिर वोटिंग होती है और एक चेयरमैन मुंतखब करती है वो। अब अगर उसी तरह दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए और वो चेंज हो जाए तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ये कोई एतराज भी नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं आप लोग इतना इस पे शदीद, आप लोगों ने इस पे ये आप इसका अपना मुतालबा कर रहे हैं, तो सिंपल सा तरीका अपनाएं। कहा जा रहा है वजीर आजम स्पीकर ये जो असद कैसर हैं उनसे ये कहें कि वो अपना फैसला वापस ले लें, तो ये इतने लंबे चौड़े मुतालबे की क्या फैसला वापस इस तरह नहीं लेना चाहते। अगर दोबारा हटाया भी जाएगा तो जो प्रॉपर एक सिस्टम है उसके मुताबिक दोबारा वोटिंग होगी और मेंबर्स जो अभी बने हुए हैं वो वोट करेंगे। उसके लिए अक्सरियत है, उधर अक्सरियत है तो माशाल्लाह आप देख लेंगे, फिर अगर हमारी अक्सरियत है हम जो चाहते हैं इंशाल्लाह फिर हम वो चीज इम्प्लीमेंट भी करवा लेंगे। इसीलिए शेख रशीद ने कोई 8-9 दिन की डेडलाइन दी है इस हवाले से। शेख रशीद साहब को पता है इस बात का कि चूंकि अभी ये जो मसाइल आए हैं चेयरमैन बनने के बाद उनके हवाले से, क्योंकि उन्होंने जो उस वक्त जो पोजीशन से बातचीत हुई थी उसमें ये कहा गया था कि वो जो केसेस हैं उनके उसके हवाले से न तो चेयर करेंगे ऐसी मीटिंग को और न ही ऐसे अपने इख्तियारात को
इस्तेमाल करेंगे नाजायज। लेकिन बनते ही उन्होंने जो फिर उसके बाद अपना वो एक रूप धार लिया कि प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, नैब को बुलाना, FIA को बुलाना, उसके बाद जो है प्रोफेशनल को निकालना। जब उनकी पेशी हुई तो उधर पेशी के बजाय यहाँ मीटिंग बुला ली। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब जो इंशाल्लाह फैसला करने लगे हैं वो यही है कि वो डिजर्व नहीं करते इस चीज को। और अगर वो वोटिंग से दोबारा बन सकते हैं और बन जाते हैं तो बन जाए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम मजीद इदारों को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे इस तरीके से। ये पहले सोचना चाहिए था, पहले सोचने तो मैंने बताया आपको इमरान खान साहब तो पहले दिन से इस चीज हक में नहीं थे, लेकिन चूंकि एक जमहूरी पार्टी है, कुछ मजबूरियां होती हैं, मजबूरियां नहीं, ये हमारी पार्टी के हवाले से हुआ है। हमारी पार्टी के लीडरान ने इस बुनियाद पर इस मामले में तकसीम है, कमेटियों के बगैर आपकी कौमी असेंबली का सिस्टम है वो नहीं चल सकता, फंक्शनिंग नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि और पूरी अपोजिशन इकट्ठी हो गई। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, हाई मॉरल ग्राउंड्स पे आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए और अलीम खान के इस्तीफे की बुनियाद पर क्या शहबाज शरीफ से इस्तीफा मांगा जा सकता है? पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? एक तो पारस आपका शुक्रिया और मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे, आप शरारतें करना बंद करें प्रोग्राम के अंदर। अभी आपने कहा कि किसी ने कहा था बनाने के लिए, कहा कोई ऑर्डर आया, कह सकता है इनको पीटीआई के दोस्तों को या पीटीआई की हुकूमत को कोई कुछ नहीं कह सकता। कोई मजबूरी हो सकती है ना? नहीं, कोई मजबूरी नहीं, आप शरारतें ना करें, सीधे सीधे सवाल रखा करें। दूसरी बात यह है कि देखें, मैं इस पे एक बात गुजारिश करूंगा। अभी राजा साहब फरमा रहे थे वो बड़े वोकल हैं, वहां पे वोकल नहीं कोई एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत होती है। आप ये क्यों नहीं कहते कि साद रफीक साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है, वो 2002 से कांस्टेंट एक असेंबली के मेंबर चले आ रहे हैं, तो उस हवाले से उनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। वो दिल की बात की ना, दूसरी वो भी बोलने वाले, शेख रशीद भी बोलने वाले, माहौल का अंदाजा लगा लें आप। दूसरी, उनको भी नहीं जाना चाहिए। शेख साहब को अगर जाना है तो मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि वो वजारत से मुस्ताफी होकर बिल्कुल चले जाएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि एक प्रिंसिपल बना लिया जाए। मेरा ख्याल है इस पे क्यों नहीं आ जाते कि जिस पे इंक्वायरी है वो हमारा हो, एन का हो, पीटीआई का हो, JUI का हो, जमात इस्लामी का हो, ANP का हो, वो सारे रिजाइन करें। असेंबली फायरिंग हो जाएगी फिर तो फिर प्रिंसिपल तो होना चाहिए ना कि कोई उसूल होना चाहिए। मतलब असेंबली में कौन आएगा फिर? अब अगर आप एक इश्यू पे दो चेयरमैन चले जाएंगे, आपका वज़ीर आला चला जाएगा, जाने दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जाता है उस पे चला जाए। ये प्रपोजल वैसे असेंबली में ले आए ना पीपल्स पार्टी वाले, तो नहीं, मैं अपने जाती तौर पर कहता हूं, अगर आपको अच्छी लग रही है, रांझा साहब भी मेंबर हैं, आप दोनों मेंबर हैं, आप उसे पुट कर दें, हम सपोर्ट कर देंगे। पीपल्स पार्टी पुट कर दे, कोई नून लीग सपोर्ट कर देगी, ये सपोर्ट कर देंगे आप। चलो अगर मैं पुट कर दूं, चलो पहले मरले पे ये करते हैं कि जिन पे इंक्वायरी है, चूंकि वो ECL पे डाला था, उन सबको ECL में डाल दें, सपोर्ट करेगी। परवेज खटक सपोर्ट करेंगे फिर आप? देखिए जी, अगर ऐसी कोई चीजें लेके आते हैं तो हम बिल्कुल हम उस पर सोचेंगे भी, और हम ऐसी चीजों के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट इनकार भी नहीं करते। अगर कोई पॉजिटिव चीज हो जो इस मुल्क की सिस्टम को बेहतर करने के लिए, इदारों को बेहतर करने के लिए, अगर तो हमारा साफ इनकार नहीं है। इंक्वायरी इमरान खान पे भी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे। मेरी पहले बात सुनो, खत्म हो गई है, मेरी गुजारिश पता ही नहीं है, खत्म हो गई है सर। किधर खत्म, पता ही नहीं आप लोगों को सब किधर खत्म है? अभी तो वो बैक बर्नर पे है। होता क्या है, तरीकेकार क्या है? अब ये देखें। अच्छा, तरीकेकार क्या है? 11 इंक्वायरीज हैं KPK की। अब तरीकेकार क्या है कि हमें समझ आ जाती है बतौर सियासी कारकुन कि एक पार्टी को घेरा डाल लिया जाता है, उसके खिलाफ FIA, उसके खिलाफ नैब, उसके खिलाफ JITs, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, और एक पार्टी के केस जो है वो गो स्लो की एक पॉलिसी PIA में जब पायलट हड़ताल करते हैं तो गो स्लो पे चले जाते हैं, वो उनके केसेस गो स्लो पे चले जाते हैं। हमें समझ आ जाती है बतौर सियासी कारकुन कि किसके केस गो स्लो पे हैं, किसके जो है वो हॉट सीट पे कौन सी पार्टी चली गई है, और उसके बाद कौन सी पार्टी है जिसको फिर रिलैक्स करना शुरू कर दिया जाए। लेकिन आप अप्रिशिएट करें, देखें इंक्वायरी या गिरफ्तारी पे 3 उनके वुज़रा ने इस्तीफे दिए। मुझे एक कमेंट करने दें, कम से कम हमारी पार्टी में इतनी वैल्यूज तो हैं कि जब हिरासत में ले लिया गया तो फौरन रिजाइन दे दिया। अच्छी तो वो वैल्यूज भी नहीं है। चलो इंक्वायरी तो चलो हो सकता है कि किसी भी वजह से हो सकती है, अच्छा मैं जब हिरासत में हो जाता है उसके बाद तो वैल्यूज होनी चाहिए। ये तो इस बात में भी नहीं आ रहे। देखिए ना, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन। कैसा कमाल है कि इनका कोई पकड़ा जाता है करप्शन में तो कहते हैं देखिए उसने इस्तीफा देकर कैसी आला मिसाल कायम की है। दूसरी पार्टी का पकड़ा, कहते हैं चोर पकड़ा गया, डाकू पकड़ा गया। अब वो मुझे ये बताएं, आजम स्वाति साहब का इस्तीफा कितनी देर बाद कबूल किया? 1-1.5 महीने बाद। ठीक है, 1.5 महीना वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था, अल्टीमेटली नहीं, वो अपने ऑफिस गए हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर के ऑर्डर से भी कोई अगली बात की, उनके ऑर्डर फिर उसके बाद वो ना कैबिनेट में आए हैं, उसके बाद आगे चलते वो कैबिनेट में आए हैं, न वो ऑफिस गए हैं। सर उन्होंने एक बात की, उसका जवाब देते हैं, उन्होंने कहा कि आप फौरन ही चोर कह देते हैं जब इल्जाम साबित हो या ना हो, तो ये बता दें कि जो अलीम खान है इनको आप किस कैटेगरी में लाएंगे, चोर या डाकू कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि अलीम खान पे जो अभी इस वक्त हिरासत में लिया गया है जिस केस में, वो उनकी जो पिछली फर्स्ट टाइम वो पॉलिटिकल पोजीशन पे आए थे उससे भी पहले की बात है। सर ये चोर हैं, डाकू हैं, क्या हैं? उससे भी पहले की बात है। इधर जो इशू है वो ये है कि आप पॉलिटिकल पोजीशन में बैठने के बाद जो आपने मुल्क का पैसा, कौम का पैसा लूटा है, असल बात उस पे हो रही है। अच्छा। अब नैब तो किसी को भी बुला सकती है किसी भी चीज में। हमारा जो इस वक्त स्टांस है वो बेसिकली ये है कि जिन लोगों ने सियासी कुर्सी पर बैठकर नाजायज इस्तेमाल करके कौम का पैसा लूटा है उनको सजा पहले तो हो रहे हैं ना सर, पहले भी 2008 में, वही मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं 8 से पहले रहे, उससे भी रहे, 2004 और 2003, 2004-5 में रहे। आप ये देखें कि और उसी वक्त ही ये नहीं उस वक्त नहीं जी, उनको हिरासत में लिया गया। आप डिटेल में देख लें, हिरासत में जब लिया गया, छोटा सवाल किया इस चीज पे लिया गया है कि 2004 से भी पहले उनकी कोई प्रॉपर्टी आपकी चोर वाली डेफिनेशन के मुताबिक ये चोर हैं या डाकू हैं, ये बताने में अगर अलीम खान पे केस होता 2004 के बाद का, तो फिर वो इस जुमरे में आते। लेकिन पहले क्या है, चौंके तो चौंके वो पोजीशन पे ही नहीं थे ना, वो मिनिस्टर थे ना, वो पॉलिटिकल पोजीशन पे थे। उनको आप कौम का चोर है, डाकू नहीं कह सकते। ईओबीआई का भी कोई उन पे स्कैंडल का हिस्सा है, उन पे है? ईओबीआई के बारे में मुझे इतनी तफसील पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो हिरासत में लिया गया है वो केस उनका पॉलिटिकल पोजीशन में बैठने से पहले का है। सर आप बता देना, आप पहलियां पूछ रहे हैं उनसे। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, अलीम खान की जो गिरफ्तारी है ये बताइए कि इसके ऊपर आप लोग क्यों इतना नूनली कंफ्यूजन का शिकार क्यों है? कोई कह रहा है बैलेंसिंग एक्ट है, कोई आपके यहाँ इसकी मुजम्मत कर रहा है, और कोई कह रहा है कि ये साजिश है पीटीआई के इंटरनली जो हो रही है। तो ये क्या बौखलाहट है कि अब भांत भांत की बोलियां नूनली के लोग बोल रहे हैं? देखिए जी, गंडापुर साहब की जो पहले मैं सुन रहा था जो वजाहत दे रहे थे, मेरा ख्याल है वो तहरीक इंसाफ की जो वॉशिंग मशीन है उसमें से जो भी गुजर जाए वो साफ हो जाता है, चाहे उसके ऊपर जितनी भी गंदगी और जितने भी इल्जामात करप्शन की चीजें उसके मुंसलिक हों, लेकिन वो जब तहरीक इंसाफ में शामिल होता है तो वो साफ हो जाता है। चले ये तो खैर बात एक तरफ है, लेकिन एक बात वो भी कर रहे हैं गंडापुर साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि ये इल्जामात 2004 से पहले के हैं और इन इल्जामात की जो नौइयत है वो कोई करप्शन से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ इस तरह के मामलात हैं जो कारोबारी, मुझे थोड़ा सा जो समझ आ सकी है वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं यही बात करूंगा कि हम क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे, हम क्यों ये कह रहे हैं कि जो ये एहतसाब का अमल है और जिस तरीके से यहाँ पे अलीम खान साहब की गिरफ्तारी हुई है या किसी और आदमी की गिरफ्तारी हो सकती है, और जहाँ पे ऑफेंसेस जो कि नैब के 2 ऑफेंसेस हैं, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और साथ में एसेट बियॉन्ड मींस, ये 2 ऐसे वेग ऑफेंसेस हैं कि जिसकी बीच में आप इसके स्कोप इतना वास्ट है, इसका स्कोप के इसके बीच में किसी को भी आसानी से फिट किया जा सकता है और उसके खिलाफ रेफरेंस लेकर आया जा सकता है। नैब को इसमें कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, और नवाज शरीफ साहब के केस के फैसले के बाद तो ये हो गया कि नैब को कोई बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि जो बाकी क्रिमिनल ऑफेंसेस में होता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है, यहाँ पे तो थोड़ा सा स्लाइट डाउट भी हो तो आप अपना जो जुर्म है वो आपके ऊपर साबित हो जाता है, और जिसके ऊपर इल्जाम लगता है उसको अपनी सफाई देनी पड़ती है। नैब को कोई मेहनत करने की, कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये लॉ ही वेग है। पहली तो बात ये कि सारे का सारा लॉ वेग है, ये मुशर्रफ दौर में बना था, इसके ऊपर कोई पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकी, और ये पार्लियामेंट में बस वैसे ही जल्दी मंजूर करवा दिया गया। इसकी बुनियाद तो एहतसाब कमीशन। राजा साहब 1 मिनट मुझे दे, बड़े पुराने तजर्बाकार साहब हैं, एक मिनट पता है आप, एक मिनट राजा साहब, नहीं मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, नहीं 1 मिनट मुझे दें जरा। मसला किधर है? जब कोई फंसता है तो उस वक्त उसे याद आता है कि लॉ खराब है, तब्दील करना। हमने इनको कहा कि पहले एहतसाब कमीशन आया, उसने जो कुछ किया उससे पहले भी अपने मंजूर साहब 1 मिनट मुझे दे, आपको मामलात का नहीं पता। नहीं मैं अगली बात कर रहा हूं, मैं आपको जरा क्लियर कर दूं ना। चलो आप अपनी बारी पे कर लीजिएगा, फिर मैं कर दूंगा। मैं जरा बात खत्म कर लूं, फिर अपनी बारी पे लीजिए। मैं ये कहता हूं कि जो ये बात करें ना, जो पार्लिमानी कमेटी थी उसका मैं मेंबर था, मंजूर साहब मेंबर नहीं थे। फरतुल्लाह बाबर साहब ने जब अपने कागजात कुछ दिए कमेटी में, तो फरतुल्लाह बाबर साहब का नाम पीपल्स, ये कहते हैं ना जब को पकड़ा जाता है तो तब उसको याद आता है। फरतुल्लाह बाबर साहब जरदारी साहब के कहने के ऊपर उनका नाम कमेटी से वापस ले लिया गया था।
नवीद कमर साहब भी कमेटी में थे। इन लोगों के नाम इसलिए वापस लिए गए क्योंकि ये लॉ बनने वाला था और जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि ये लॉ बने, क्योंकि उस वक्त वो समझ ये रहे थे कि जिसका बेनिफिट दूसरे इदारों को दिलाना चाह रहे थे। आज याद आ रहा है ना सब कुछ। असल में वो उनका नहीं, दूसरे इदारों वाली तो बहस और थी, लेकिन बात ये करने का मकसद है कि हमने दयानतदारी से पिछले दौर में कोशिश की थी। पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी साहब ने सेनेट के बीच में ये बात क्या डाली थी। ठीक, दयानतदारी थी ना, नहीं हो सका इसीलिए सेनेट के राइट। लेकिन सर मुझे ये बताइए, जो मैंने सवाल आपसे किया था कि जो बयानात आपकी तरफ से आ रहे हैं, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो आप नैब और गवर्नमेंट के गठजोड़ की बात करते हैं, वो इस गिरफ्तारी के बाद उसके गुब्बारे से हवा निकल गई है, या आप लोगों को खदशा ये है कि कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, चूंकि आपके कई लोग शायद खाकान अब्बासी की मुमकिन गिरफ्तारी का भी जिक्र कर रहे थे। हमने कभी भी नैब की गिरफ्तारी की तारीफ नहीं करनी। हम क्यों तारीफ करें, हमको नैब के स्पोक्स पर्सन है। हम इनके मिनिस्टर्स की तरह तो नहीं है कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जी बड़ी अच्छी बात होगी, हमने बंदा पकड़ लिया, बड़ी बात होगी, नैब ने काम। हमको नैब के स्पोक्स पर्सन तो नहीं है हम तारीफ करें नैब की। ठीक, हमारी नैब पे अपने ग्रीवेंसेस हम समझते हैं कि नैब के आज भी जो हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो साफ पानी केस में इंजीनियर का जो केस था, उसने रिट की हुई थी, उसमें उन्होंने नैब के ऑफिसर्स के खिलाफ फैसला दिया है, जो अभी तक मुझे पता लगा। मैंने जजमेंट पढ़नी, आप भी जरूर पढ़िएगा। और उन्होंने कहा कि नैब के ऑफिसर्स की हाई हैंडेडनेस इन्वॉल्व है। तो जब नैब के ऑफिसर्स इस तरह काम करते हैं कि उनकी मेलाफाइड नजर आ रही होती है और विदाउट एनी प्रूफ किसी बंदे के अगेंस्ट प्रोसीड करते हैं, वो प्रोसेस किस तरह ट्रांसपेरेंट मैं ये पूछ लेती हूँ, लेकिन ये शाहिद खाकान अब्बासी का कैसे पता लगा आप लोगों को? क्योंकि नैब और गवर्नमेंट के गठजोड़ की आप बात करते हैं, तो ये अंदर की खबरें आपको कैसे पता लग रही है? क्योंकि आपके अपने रहनुमाओं ने कहा शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होने वाले हैं, उनकी मुमकिन हो सकती है गिरफ्तारी, कैसे पता लगा आपको? नैब का और इनके रहनुमाओं का, पीटीआई के लोग जो है, ये खुद इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। ये आके जब फ्रंट पे आके नैब की तीर करना शुरू करते हैं और नैब के किए हुए इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना शुरू करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो गठजोड़ सामने आ जाता है। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब इनके वजीर आजम साहब को चेयरमैन नैब जाके मिलते हैं उनके दफ्तर में, जिनकी अपनी इंक्वायरी पेंडिंग है, तब वहां से पता लगा कि नैब का गठजोड़ नजर आ जाता है। ये तो इनका है। देखिए अब आप मैं आपको कहता हूं कि जी जो अभी इस वक्त हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाता है एक मुकदमे में और गिरफ्तार दूसरे में कर दिया जाता है, और अलीम खान को भी जिस तरह से बुलाया गया और तफ्तीश के लिए और गिरफ्तार कर लिया गया, इस तरह ऐन मुमकिन है कि जिसकी भी कोई इंक्वायरी पेंडिंग हो वहां पे उसको बुलाया जाए। ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप, ये आपका तज्जिया है जो भी आपने दिया है कि जिसकी भी इंक्वायरी पेंडिंग हो उसको बुलाया जाए। ये नैब की एक प्रैक्टिस भी चल रही है। आप ये देखेंगे, बस इसी प्रैक्टिस को देखते हुए जब गुजरा बात करते हैं, बताते हैं, तो आप इल्जामात लगाते हैं, फिर आप इनके अंदाजों को भी मान लिया करें। अगर आपने अंदाजा लगा लिया तो नहीं, अब आप जिस तरह वो चौधरी मंजूर साहब ने कहा, आप शरारत कर रही हैं। शरारत ना करें, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि हम ये नहीं बात करें कि नैब के इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं। मैं इस पे कमेंट कर लूं। वो कहते हैं हम इसको पकड़ लेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। जब वो ये कहते हैं ना कि पकड़ लेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, जरा दोनों का इस पे आप कमेंट सुनिएगा रांझा साहब। ये नैब के स्पोक्स पर्सन जी, जहां तक बात है कि 6 महीने से कंटिन्यूअस ये पोजीशन लगी हुई है कि जी नैब हमारे कहने पे काम कर रही है, विक्टिमाइजेशन जो है तरीके साफ की हुकूमत कर रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कौम को क्लियर हो गया है कि जब अलीम खान गिरफ्तार हो गया है, अलीम खान, तो इसे पता चल गया है कि ना नैब हमारे साथ काम कर रही है, ना हमारी वजह से काम कर रही है, और ना ही ये भी सुन लें, और ना ही ये लोग हमने लगाए हैं, ये पहले से लगाए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जी नैब कवानीन में हिरासत में लेना जो है वो गलत है। ठीक है, हमारे बंदे को भी गिरफ्तार किया है, इससे पहले हमारा एक मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ हमारे इंसाफ कमीशन के थ्रू। ठीक है, हमने शोर नहीं मचाया, कानून के तहत कर रही है नैब, हमने शोर नहीं मचाया। आज पहली दफा नैब अपना वो काम कर रहा है जिसके लिए इसको बनाया गया था। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी अगर किसी बंदे पे आता है कि इंक्वायरी हो रही है और हमारे मुजरा या हमारा जो वजीर इत्तलात है वो बात कर लेते हैं उस हवाले से, तो ये जो केसेस हैं ये पूरी कौम को पता है। अच्छा, कि जी फिलाने के टाइम में, फिलाने टाइम में ये हुआ है। तो अगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी मुलाकात हुई, जिस तरह ये कह रहे हैं जी कि फिलाने को भी पकड़ सकते हैं, तो उस तरह अगर एक परसेप्शन जो बनी हुई है कि इन पे केसेस हैं, तो ऑब्वियसली जब नैब अपनी कार्रवाई करेगी तो उन्हीं लोगों को हाथ डालेगी। नैब अपनी कार्रवाई करिए तो आप इसे बैलेंसिंग एक्ट क्यों कह रहे हैं? ये तो ये कल तक वो ये बात कर रहे थे, आज आप क्यों कह रहे हैं? तो ये और ज्यादा मसला नहीं हो गया? उनको जवाब मिल गया अपनी बात का, आपकी इस बात से। क्यों कह रहे हैं आप बैलेंसिंग एक्ट इसको? अगर नैब कार्रवाई कर रही है कानून के मुताबिक, क्यों कहा फवाद चौधरी ने? वो इसलिए कहा फवाद चौधरी साहब ने कि बेसिकली अलीम खान को जो उन्होंने हिरासत में लिया है, तो जो उन्होंने केस उसकी बुनियाद पे लिया है वो उनके पॉलिटिकल पोजीशन में बैठने से पहले का है। ठीक है, पहले का।
अब बात यह है कि अगर पहले का केस है, बैलेंसिंग एक्ट क्यों कहा? आप कहते हैं इंडिपेंडेंट अदारा है, लग रहा है आप भी समझते हैं इंडिपेंडेंट नहीं है जो वो कह रहे थे। इस एग्जैक्ट वर्ड की सही तशरीह फिर कर सकते हैं फवाद चौधरी साहब खुद, जिन्होंने बोला है। मैं ये कहता हूं कि नैब को अपना काम करने दें, और नैब के कवानीन में अगर कोई तरामीम करनी भी है तो उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करना यह है कि मेरे असासे हैं, अगर मैं साबित कर सकता हूं कि मेरी ये सोर्स ऑफ इनकम थी तो ठीक, नहीं तो गवाहियां छोड़ें, लंबी चौड़ी बातें छोड़ें, सीधा गिरफ्तार करें और जब्त करें। कहां वो कानून है? सर मुझे बताइए, क्या नवाज शरीफ साबित कर सकता है कि नवाज शरीफ ये खरबों रुपए के फ्लैट कहां से लिए हैं उसने, या इतने शुगर मिले और इतने कहां से आए हैं? क्या आपकी असेंबली में बैठे हुए बहुत से लोग हैं इस वक्त, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, बहुत से लोग हैं इस वक्त, मोर देन 95% पीपल इन द असेंबली, अभी की भी, इससे पहले की भी, कि जो ये साबित नहीं कर सकते मनी ट्रेल, कि उनके जो इतने ज्यादा उनके पास पैसा आया है, एक बात बता दें, मनी ट्रेल क्या है? अलीम खान की गिरफ्तारी से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इतनी तशवीश में मुब्तला क्यों हो गई है? कुछ और मजीद गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं जिसकी अफवाहें, अब इनको पता चल गया है क्या कि वाकई मुल्क में एहतसाब का जो अमल है वो सीरियस है और ये बचने वाले नहीं है। सिर्फ ये नहीं बचेंगे या बाकी भी नहीं बचेंगे? आपकी तरफ वाले भी नहीं बचेंगे? हमारी तरफ भी जो हैं और साबित होता है तो वो नहीं बचेंगे। सवाल है तो इनका भी साबित होगा तो फिर देखिए एतराज ही कर रहे हैं। देखिए हमारे तो सीनियर मिनिस्टर ने फौरन रिजाइन दे दिया कि जी मुझे हिरासत में ले लिया है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाल्लाह कि सुखरू होगा। खाकान अब्बासी और आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी की भी बातें हो रही हैं, ऐसे कोई इम्कानात हैं गंडापुर साहब? देखिए जी केस उनके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी है, अब जरदारी साहब के ऊपर मतलब है कि साबित हो गया है, जिस तरह के वो फेक अकाउंट साबित हुए हैं, तो उसके बाद गिरफ्तार नहीं होते तो मेरे ख्याल में अजीब बात अगर गिरफ्तार हो गए तो उनके खदशात दुरुस्त साबित हो जाएंगे। नहीं तो उनको लगता है ना गलत काम जो करेगा तो जी गिरफ्तार तो होगा। अच्छा ठीक जी सर। देखिए पारस प्रॉब्लम किधर है? एक तो पहले मैं रांझ साहब से गुजारिश करूं कि देखिए हमने इनको 2010 में जब 18वीं तरमीम हो रही थी उस वक्त कहा जी, और 62F जो जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन हुई है उसके बारे में कहा कि ये इंट्रूजन है। इसका मतलब ये नहीं कि 62, 63 उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये ज़ियाउल हक की इंट्रूजन थी जब उसने वो सारा पोल्यूट किया था उसको। अब हम ये उस वक्त भी नहीं मानी, एंड उसके बाद भी हम कहते रहे। बाबर साहब का इशू जो था, बाबर साहब वेल रिस्पेक्टेड पीपल्स पार्टी का, अक्रॉस द पार्टीज उनकी रिस्पेक्ट है फरतुल्लाह बाबर साहब की। अब उन्होंने एक बिल विदाउट कंसल्टिंग द पार्टी उन्होंने डाल दिया, और उन्होंने कहा ये मैंने वो डाला है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फारूक लुगारी को भेजा था जब उस वक्त झगड़ा हुआ था फारूक लुगारी के साथ। तो यही बिल था जब जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि सब इदारों का करें फिर यकसा करें अगर एहतसाब करना। हम कह रहे हैं कि देखें नैब के पास ये जो इख्तियार है, एक बंदे को गिरफ्तार करती है नैब इंक्वायरी पे, एक को इन्वेस्टिगेशन पे, एक को रेफरेंस पे, और एक को रेफरेंस फाइल करके भी नहीं कर रही। तो ये तो बादशाहाना इख्तियार हो गया ना। कोर्ट ऑफ लॉ पे ले जाइए, राजा साहब भी वकील हैं। लेकिन अलीम खान की गिरफ्तारी में वही मेरी गुजारिश आप कहते थे गिरफ्तार करो, नहीं मेरी गुजारिश सुन लेना। कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर जाए एविडेंस जो भी है। अब अगर फेक अकाउंट्स पे करना है तो सबसे पहले तो जहांगीर खान तरीन साहब को कीजिए ना, बेचारे कोकर ड्राइवर के नाम पे दो अभी जाहिर है इंक्वायरी हो तो दर्जनों निकल आएंगे। सर जहांगीर आपने फिर भी शक करना है। अकील करीम डैडी ने कहा कि 90 लाख है फेक अकाउंट्स। जेआईटी कहती है कि हमें जब 5000 मिले हैं फेक अकाउंट्स, उसमें से 16 आए हैं, तो बाकी जो 4984 हैं उनके बारे में भी बताइए कि उनके बारे में क्या हो रहा है। हम सह लेंगे, हम जेलों में पहले भी रहे हैं, कत्ल के मुकदमात भी 4 भुगते हैं जरदारी साहब ने। एक हीरोइन का ट्रक भी उन पे डाला गया था, वो भी भुगता है। एक बंदे को वो बम बांध के वो बैंक भी ले गए थे, वो भी भुगता है। बाकियों से नहीं भुगता जाना। टाइम वो नहीं है, जो भी है जेल में कह के हॉस्पिटल में टाइम गुजरता था, अब वक्त चेंज हो गया है। मेरी गुजारिश सुनिए, अब जेल में रहना पड़ेगा अगर गए तो। जेल में सिर्फ बंदा बहादुरी से रहता है, और फखर की बात है, फखर नहीं है, बहादुरी से रहता है। हमें पता है बाकियों से नहीं काटी जानी। हमने जुल्फकार अली भुट्टो जैसा बंदा जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था, उसने कितनी बहादुरी से जेल काटी थी, कोई बंदा सोचता था? उसके सामने लेकर गए कि माफी लिख दो। करप्शन का नहीं, करप्शन का इशू नहीं, करप्शन का केस है। नहीं उन पे आप फिर ये साबित क्या किया है, सदके के बकरे साबित क्या किया है, ये लॉन्ड्री का बिल जो कनेक्शन साबित किया है। अगर उस पे आना है कि ये कहते हैं कि जेआईटी ने कहा है कि उनको दिया है जो शुगर मिलों को, फिर जहांगीर खान तरीन साहब की ज्यादा ले गई है सब्सिडी। सर मुझे ये बताएं कि अलीम खान की जो गिरफ्तारी है इसकी टाइमिंग कितनी अहम है, चूंकि वो नैब ने इन्वेस्टिगेशन टीम्स बना दी हैं मैं भी थोड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। सर मैं भी थोड़ी शरारत करूं, शकुको शुबात तो नहीं है कोई आपको? कोई बड़ी खबर तो नहीं कैल करनी थी
कोई क्लीन चिट तो नहीं देने जा रहे हैं कहीं। देखें और किसी और बड़ी गिरफ्तारी जो पीटीआई की थी उसको तो नहीं बचाना सर। अब ये क्या है, वो ऑपोजिशन को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप कहते हैं शरारत कर रहे हैं। ये जो बातें हो रही हैं, ये जो बातें हो रही हैं, देखें, अगर फेक अकाउंट वाली बात पे कोई भी कहे इस वक्त कि जी वो नहीं है, तो ये एक मजाक है। हम कब कह रहे हैं नहीं है? साबित हो गया कह रहे हैं। अच्छा, आप चौधरी मजनूर साहब कह रहे हैं। अच्छा, ओमनी ग्रुप के हैं। अच्छा, ओमनी ग्रुप जरदारी साहब के कह रहे हैं। नहीं, जरदारी साहब के नहीं है, कोई एक दिखा दे। जरदारी साहब ने खुद कहा है जी, मैं कह रहा हूँ कि जी अगर मैंने किसी अकाउंट में पैसे डाले भी हैं, तो कसूर मेरा नहीं, बंदे डालने वाले का है। डालने वाले का। नहीं, देखिए, मतलब है कि मेरा कसूर नहीं है, उसका कसूर है, अकाउंट में डाले। उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क में गैर कानूनी नहीं है अब तक, अगर गैर कानूनी बनाना है तो सारे बना दो। 90 लाख कह रहा है अकील करीम डैडी, करे ना इंक्वायरी, क्यों नहीं कर? साहब, मैं एक छोटा सवाल करूं आपसे, प्लीज। आखिर इस सियासी कुर्सी के अंदर कौन सा जादू है ऐसा कि जो भी हुकूमत में आया वो सिर्फ करोड़पति अगर था, वो का करोड़पति बहुत से लोग होते हैं जी, वो खरबपति बन गया, और लाखपति जो था वो अरबोपति बन गया। तो आखिर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है इसके अंदर, अगर आप अपनी नाजायज इस्तेमाल नहीं करते अपनी पावर्स को, तो और आप करप्शन नहीं करते, तो मुझे आप तरीका बताएं कि ये 12 शुगर मिले। सर ये पूरी दुनिया में फ्लैट, आपसे तरीका पूछ रहे हैं, बता दें। पूरी दुनिया में फ्लैट, लेट मी फिनिश प्लीज। पूरी दुनिया में फ्लैट, और मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर इस फार्मूले के ऊपर कि आज तक जितने भी लोग असेंबली में आए हैं, उससे पहले और उसके बाद के उनके मनी ट्रेल चेक कर लें, ठीक है, इसमें से 95% लोग नहीं बचेंगे। और मेरे ख्याल में अभी इस मुल्क में अगर आपने हिसाब करना है तो आपको इसी बात पे आना पड़ेगा। ये जी सर, एक किसी गवाहियां ढूंढे, इतनी डिटेल में जाके तफ्तीशें हो, इन चीजों से निकलना पड़ेगा। ओके, अच्छा सर, एक सवाल मेरा भी, ये आपने बात अभी सिर्फ सियासतदानों की है, ये बाकी सबके अकाउंट्स चेक होने चाहिए, सबकी मनी ट्रेल्स चेक होने चाहिए, सबका, बिल्कुल सब इसलिए होने चाहिए, सब इसलिए होने चाहिए, उसकी वजह सुने आप, सब इसलिए होने चाहिए अगर इस मुल्क में एहतिसाब का अमल है, सब बराबर है। ये बात अच्छी जी सर, जवाब दें। मैं इस बात पे स्टैंड करता हूं कि सबके लिए। मैंने कभी कोई, चूंकि मैं आपको पता सियासी बातें करता हूं, जाती बात कभी नहीं की, क्योंकि इन्होंने सवाल किया तो मैं करता हूं। फायदे जाती लिए जाते हैं ना लोग। मैं वही गुजारिश कर, देखिए वो जो हाकिम अली जरदारी हैं जी, वो बाकियों की निस्बत तो बड़ा गरीब आदमी था, ठीक है, ठीक, जिसने 60s में फ्रांस के अंदर अपना बंगला लिया था, रिकॉर्ड पे है, ठीक है। उसकी उस वक्त भी जो बैम्बिनो सिनेमा कहते हैं, वो बैम्बिनो प्लाजा था, उसके अंदर एक सिनेमा था जो आज ट्रेंड है, वो इस मुल्क में ट्रेंड सेटर। तो जमीन देखें, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे एक सिर्फ बताना है जो मुझे उस दिन जरदारी साहब ने बताया, जो इनकी शादी हुई थी बीबी के साथ, 2 वलीमे हुए थे, एक नवाबशाह में, एक कराची में। जो कराची का वलीमा था ना, वो उन्होंने अपने लॉन में किया था, कोई 3-4 हज़ार बंदा तो बुलाया ही होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात ठीक कह रहे हैं कि अगर 95% है तो ले ले। मैं अपनी बात बताने लगा, जब मैं मेंबर बन के आया था ना 2002 में, तो मैंने जो कुछ था मेरे वालिद की तरफ से वो मैंने लिख दिया। मेरी एक सुन लेना, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाने लगा हूं। मेरा जो एहसास से डिक्लेयर हुए थे ना 342 में से, उसमें मेरा 17वां नंबर था। वो कह रहे हैं मैं गरीब आदमी हूं। नहीं, मैं इनकी बात को कह रहा हूं कि ये इस मुल्क का बदकिस्मती है। बिल्कुल सही। तो मैं भी चाह रहा हूं कि बिल्कुल पकड़े, क्योंकि मेरे जैसे बंदे, रांझा साहब और गंडापुर साहब जैसे अगले को 2-4 इलेक्शन लड़ लेंगे। मेरे पास तो जमीन भी मेरे वालिद की एक इलेक्शन। ओके, चलें ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। रांझा साहब, जरा अब इस पे बात मैं करना चाह रही हूँ कि मियां साहब की जो बीमारी है, इसके ऊपर ये क्या सियासत हो रही है सर? आप लोग पहले कह रहे थे उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करें, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाह रही है, तो मियां साहब जिद करके जेल चले गए हैं। तो क्या ये डील की खबरों की वजह से वो ऐसा करने पे मजबूर हुए, हालांकि बीमार हैं वो? देखिए, मियां साहब जो हैं वो एक वाकई उनकी सेहत जो है वो दुरुस्त नहीं है, और उनकी सेहत जो हार्ट का भी इशू है और मल्टीपल इश्यूज हैं, किडनी
इशू है जी। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो जिस तरीके से डॉक्टर्स का वहाँ पे था रिस्पांस, वो रिस्पांस बड़ा इस तरह का था जो कि मुझे पता लगा है कि उन्होंने इस 3 दिन मियां साहब वहाँ पे रहे। मियां साहब वहाँ पे कोई इसलिए नहीं गए कोई जेल के माहौल से को घबरा गए थे, वो गए थे वहाँ पे चेक कराने के लिए। और चेकअप्स भी जो थे जिस तरह से वो बता रहे हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल में रखा गया, सर्विसेज हॉस्पिटल को देखें इस वहाँ पे हेल्थ का कोई यूनिट ही नहीं है। देखिए पीआईसी तो गए ना, लेकिन उसके बाद एक आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं अपने पेशेंट को, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी सारी स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी ओपिनियन देते हैं। और यहाँ पे अब अगर 3 दिन वहाँ पे रखा गया, ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा गया, तो उस क्रिटिकल सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं किया गया, तो फिर दिल नहीं लग रहा उनका यहाँ पे तो रहना मकसद नहीं था और ना ही कोई जोर उनका चल रहा है। ये पंजाब गवर्नमेंट कह रही है वो लंदन जाना चाहते हैं, वहाँ वो कह रहे हैं मुतमईन होंगे अपना इलाज करा के। तो क्या शरीफ फैमिली ने कोई बाज़ाब्ता दरखास्त या मुतालबा किया है इस हवाले से गवर्नमेंट से? एक इनकी बड़ी गलतफहमी है जो ये एनआरओ करते हैं। ये एनआरओ कौन देने वाले होते हैं? अगर ये एनआरओ देने वाले इतने होते तो ये अपना मिनिस्टर बचा लेते। या आगे से परवेज खट्टक साहब के मामला चल रहे हैं, या आगे से खान साहब की हेलीकॉप्टर इंक्वायरी केस है, ये उधर जाए। ये तो खुद बड़े आने वाले वक्त में इनको भी पता चलेगा एनआरओ इन्होंने क्या देना है या इनसे क्या मांग रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर केस है इसमें मैं जरा थोड़ा तफसील बता दूं। जो चीजें अदालत में पेंडिंग होती हैं, जो कोर्ट में चीजें पेंडिंग होती हैं, वो तो अदालत फैसला करती है। या तो ये कह देंगे जिस तरह ये नैब का इख्तियार इस्तेमाल कर लेते हैं, बन जाते हैं, ये अदालत के भी बन जाए। एनआरओ तो हुकूमतें नहीं देती, आपको भी पता है। तो वो कह रहे हैं एनआरओ इनसे नहीं, वो कहीं और से मांगा जा रहा है। वो शेख रशीद ने भी अपनी गुफ्तगू में यही इशारे दिए हैं। मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी से बता दूं, पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं। अतर मिनल्ला साहब ने फैसला किया जी, उसके बाद अतर मिनल्ला साहब अब चीफ जस्टिस हैं उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अभी अगले दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, ठीक है, और उसके बीच में जो वो फैसले कर रही हैं, ये हम ना कहें कि वो कोई उनसे अपनी मर्जी के फैसले करा लेगा। पाकिस्तान की अदालतें खुद मुख्तार है और आईन और कानून के मुताबिक वो फैसला करेंगी। अगर हमारी बेल बनती होगी 12 तारीख को, तो नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट ले लेगा। अगर बेल कोर्ट ले लेगा उसका मतलब ये तो नहीं ना कि एनआरओ मिल गया, कोर्ट ने अपने कानून कायदे के मुताबिक बेल देनी है। अमीन गंडापुर साहब, आप के इलाज को भी एनआरओ समझते हैं? एक तो इमरान खान का जो हेलीकॉप्टर केस की बार-बार ये बात करते हैं। इमरान खान ने हेलीकॉप्टर यूज किया है, किस का जो कह रहे हैं, वो केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर और केपी के इमेज पे जाने का किया है। उसका केस इमरान खान पे नहीं बनता, कि बनाना है फिर केपी गवर्नमेंट पे बनाए। दूसरी बात जो ये कर रहे हैं एनआरओ इमरान खान ने क्लियर कहा है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अब न तो हमारे हाथ में ये चीज है, पहली बात। हाँ, अगर हमारे बिहाफ पे है करप्शन के खिलाफ हमारी एक बात है, हम उस पर खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। और एक आखिरी बात मैं करता हूँ, ये नवाज शरीफ वाले केस से मैं समझता हूं कि पूरी कौम को एक सबक लेना चाहिए कि नवाज शरीफ ने जिन बच्चों के लिए कुर्सी पे बैठकर पैसा बनाया, मजे तो इन्होंने लूटने थे, आज वही बच्चे नहीं आ रहे अपने बाप को देखने तक, और ना आएंगे जिस तरह वालदा के जनाजे में नहीं आए। तो कोई भी ये सोच ले कि ये लूट मार करके कौम का पैसा खाने के बाद इंसान को ये दिन देखने पड़ते हैं कि अपने ही बच्चे जिनके पैसा लूटते हैं वो आप किसी काम नहीं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि एनआरओ की बात वैसे आप किस बुनियाद पे पीटीआई करिए कि नून लीग मांग रही है? उन्होंने कहा केस अदालत में है, कोर्ट फैसला कर देगी। ईसीएल आपके हाथ में क्या है? देखिए, जाती राय में अगर हमारे किसी तर्जुमान ने बात की है तो उसको एक्सप्लेन वही कर सकता है। हम ये कह रहे हैं कि वैसे कोर्ट ऑर्डर आ गया, अगर तो ईसीएल में से नाम निकालना पड़ेगा, जैसे बिलावल भुट्टो, मुराद अली। वैसे भी आप ये देखें कि नैब कानून के अंदर वैसे भी किसी से पैसे वसूल करने के लिए तो प्ली बार्गेन ही है फिर ना, कि कानून ही ऐसा है ये। तो इसलिए वो जिक्र करते हैं बार बार कि शायद ये प्ली बार्गेन वाले कानून को इस्तेमाल करके ही ये अपनी जान छुड़ाएंगे। चौधरी मंजूर साहब ने ना बड़ी जगह पे एक दावा किया। उन्होंने कहा भी नवाज शरीफ को तो एनआरओ मिल गया है और वो अगले हफ्ते मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अगले हफ्ते नहीं, अच्छा चले जाएंगे, चले अगले हफ्ते निकाल देते हैं। आपने कहा कि वो मुल्क से जल्दी बाहर चले जाएंगे, तो सर ये वो तो जेल जाने को उन्होंने तरजीह दी है, तो आप कायम है अभी तक अपनी बात? देखिए, मैं एक बड़ी चीज क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, रांझा साहब अगर 1 मिनट दे दें। पाकिस्तान की अदालतों का मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि आप जो इनको जमानत दे दे वो अदालत बुरी बहुत अच्छी है, और जो फिर इनको सजा दे दे और सच कर दे, फिर अदालतों के खिलाफ इन्होंने जो बातें की है, इन्होंने जो बयान दिए हैं वो भी आपके सामने है। चौधरी मंजूर साहब का अपनी बात जरा ये ना कहें पाकिस्तान के अदालतों के फैसलों को आप एनआरओ ना कहें, आप एनआरओ ना कहें पाकिस्तान के अदालत। हम तो कहते हैं कि जी आप माने, आप वो भी माने कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अपने फ्लैट छुपाए। सुन ले अपने बयान पे कायम है कि नहीं? वो कह रहे थे ना सिर्फ मैं कायम हूँ, बल्कि जितने भी इवेंट्स हैं
वो उसकी तायद करते चले जा रहे हैं। ये बात भी मैं मानता हूं कि इनके बस की बात नहीं है किसी को एनआरओ देना। लेकिन ये क्या हो रहा है फिर सब? ये स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है सब? जो स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक टाइम पास वक्ती तौर पे। मेरे पास और भी खबरें, लेकिन अभी सर एक दो तो बता देना। अभी बिल्कुल बेल होगी, ECL में कोर्ट निकालेगी, ठीक है। अगर एक मेडिकल ग्राउंड पे बेल हो रही है तो डेट शॉर्ट हुई है तो सबको समझ आ रही है, प्रॉपर चैनल होगा। और फिर मियां शहबाज शरीफ साहब की भी बेल होगी, वो भी बाहर जाएंगे। लेकिन मुझे जो डर लगता है वो सिर्फ जो खामोशी है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की और मियां साहब की, उससे डर लगता है। क्योंकि क्या वोट को इज्जत मिल गई है? वोट की तो तजलील पहले से भी ज्यादा हुई है, बाकी चीजें भी वैसी की वैसी। सही कह रहे हैं, इमरान खान एनआरओ नहीं होने देंगे। फिर इन वुज़रा की चलो आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं, खुशफहमी है, सादगी इनकी क्या है? इनको पता भी नहीं चलेगा और मिल जाएगा। देखते हैं, उनका भी लिस्ट पूरी आगे रख दी गई है। लेकिन मैं एक उनकी भी लिस्ट पूरी आगे रख दी गई है कि फिर ये अभी इमरान खान ने ना एक छोटे एनआरओ को नाकाम बनाया है। आपकी सिंध गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट से अनवर मजीद को मुंतकिल करने की कराची उन्होंने दरखास्त की थी और खान साहब ने एक्शन लेके हमारी और इनकी लड़ाई होगी। और वो हम बचपन में एक नज़म पढ़ा करते थे ना, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। लेकिन हमारी लड़ाई में एक बात है, हमारी लड़ाई एनआरओ मिल गया और तो मिल गया। हमारी लड़ाई में एक बात तो मिल गया है जी। कौन सा वो चले गए, आप झाड़ू फिरने का इंतजार करेगी पीपल्स पार्टी? कोई वो तो हो गया, बस छोड़ दें आप उसको। आने वाले जो मेरे पास एक खबर थी, मैंने दे दी। मैं ना नजूमी हूँ ना कोई, जो मेरे पास था मैंने शेयर कर दिया। नहीं, जो मेरे पास था मैंने शेयर कर दिया। और आप कायम है उस पर? बिल्कुल कायम हूँ। आप देखेंगी वो सारे। कितने अरसे में जा सकते हैं? जल्दी आप देखेंगे। इसी हफ्ते नहीं, इसी महीने में। ठीक, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती नजर आएंगी। और हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई किसी की जात के साथ मुंसलिक नहीं है। हमारी लड़ाई कौम की लड़ाई है। करप्शन के खिलाफ एक जिहाद है हमारा। इमरान खान साहब ने बोला है आपकी पार्टी खाली हो जानी है, गंडापुर साहब हो जाए। इमरान खान साहब ने बड़ा आपकी पार्टी सारी खाली हो जाए। कभी भी इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपने असूलों के ऊपर, न वो करते हैं। की भविष्य के बारे में तवज्जो दें जी, इंशाल्लाह वो भी दे रहे हैं। जो हाल मुल्क आपने किया था, जो तबाही आपने की थी मुल्क के साथ, हम निकालेंगे इंशाल्लाह उसको। आपने अगर कोई काम किया, कोई डिलीवर किया तो आपको लोग वोट देंगे। अगर आपने डिलीवर इंशाल्लाह हमने पहले 5 साल के भी में साबित किया है, एक हुकूमत गुजारी और स्वीप किया, और हम इंशाल्लाह डिलीवर भी कर लेंगे, मैशर भी ठीक कर लेंगे। और अगली दफा आपके जो ये मेंबरान है ना, इनमें काफी ठंडी और होने वाली है, ये जीत नहीं पाएंगे। करके जाइएगा वोट मांगने के लिए, आप आराम से जाइएगा, तसल्ली से वोट मांगिएगा। अगर आप इकोनॉमिक फ्रंट पे डिलीवर नहीं करेंगे तो आपका इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। और बहुत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आने वाली है। कमी जो जून का बजट है वो कौमी बजट होगा, इंशाल्लाह करेंगे मसला। सर आखिरी बात, अगर आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नून लीग को एनआरओ मिल जाता है और जरदारी साहब को जमानतें मिलती रहती हैं, तो फिर आपके वो एहतसाब के नारे का क्या होगा? देखिए जी, मैंने पहले बोला आपको कि नैब का जो एक कानून है उसके अंदर आप पैसा जब किसी से वसूल करते हैं तो आप प्ली बार्गेन करते हैं ना, तो प्ली बार्गेन में देखिए आजाद इदारा है हमारी सोच, हमारा स्टांस एहतसाब के ऊपर कुछ हो रहा है। लेकिन इदारों के अगर अंदर उनके पास की पावर्स है, अदलिया के पास पावर है, हम उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। हमारा एक ही स्टांस है कि सजा होनी चाहिए, एहतसाब का अमल सख्त होना चाहिए, इस मुल्क का, इस कौम का पैसा कोई ना लूट पाए, और ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए कुछ लोगों के ऊपर कि दोबारा ऐसा ना करे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जी राना साहब लास्ट कमेंट करें फिर क्लोज करूं। खान साहब की एक घायल हो चुकी है, दूसरी एटीएम पकड़ी गई है, बाकी जो 2-4 एटीएम है वो भी पकड़ी जाएंगी और इंशाल्लाह ताला फिर खान साहब भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये वारदात डलवाते हैं, वारदात में खुद शामिल नहीं होते। ओके, मैं एक बात कहूँ, ये नून लीग कह रही है कि खान साहब अपनी एटीएम से तंग आ गए और जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जहांगीर तरीन, फिर आजम स्वाति और अब अलीम खान का नंबर आ गया, तो क्या वाकई ऐसी बात है? मैं सिर्फ ये कहता हूँ छोटी सी बात कि मैं समझता हूं कि मुल्क को इतने तबाही के धाने पे लाने के बाद ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले बोलते किस मुंह से हैं? 5000 अरब तकरीबन हमारा फेडरल जो है, हमारा टोटल हमारा रेवेन्यू है, जिसमें 2000 अरब सूद में जा रहा है, कर्ज में भी नहीं, इनकी वजह से। वो एटीएम से जान तो नहीं, उसके बाद सूबों को पैसा देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट शुरू करती है 600 अरब माइनस से शुरू करती है डेफिसिट से। उसके बाद तमाम इदारे आपके, चाहे वो पीआईए है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो वापडा है, चाहे वो सुई गैस है, वो सारे के सारे खसारे में है। इसी वजह से मुल्क को इस धाने में खड़ा करने के बाद बैठ के कौम को करके बातें कर रहे हैं। एक सवाल है जी जल्दी, कि जब इलेक्शन था, जब आपको इनकी जरूरत थी इलेक्टेबल्स की, उस वक्त ये साफ थे, उस वक्त बिल्कुल शफाफ थे, उस वक्त आपने इनको साथ शामिल किया। जब इनसे अपना मतलब निकाल लिया, फिर अब आप इनके खिलाफ भी बोल रहे हैं।
मेरा आपको ये जवाब है कि आपकी हुकूमतें गुजरी हैं बार बार, आपने लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर ये चोर थे तो मतलब है कि आप चोरों को सपोर्ट कर रहे थे। ये पता है क्या कह रहे हैं रांझा साहब? ये कह रहे हैं कि अलीम खान वजीर आजम के वसीम अकरम के रास्ते में रुकावट थे, इसलिए रास्ते से उनको हटाया गया। ये नून लीग कह रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये कहते हैं कि ये लोग चोर थे जो हमारी पार्टी में कुछ आए हैं, तो इनकी हुकूमतें गुजरी हैं इससे पहले, इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि ये खुद चोर हैं। अच्छा, इन्होंने चोरी को किसी हाथ डाला नहीं है। अब हम हाथ डाल रहे हैं, चाहे हमारे अपने अंदर के हो चाहे कोई और हो, बराबरी की बुनियाद पे एहतसाब होगा। आप मानते हैं ना आपके साथ चोर हैं? चलिए ये तो मानते हैं, आप जो कह रहे हैं चोर है, तो हमें कह रहे हैं ना कि अगर को पकड़ते हैं या वो साबित होता है, चोर है आपके साथ। अगर साबित होता है हमें कोई एतराज नहीं, हम खुश हैं इस बात पे। इदारे अपना काम करें, इदारे एहतसाब करें, जिसने मुंह को लूटा है उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डाकू हो, जो भी हो। बिल्कुल मान लिया रांझा साहब उन्होंने। बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस हाजिब को इजाजत दीजिए। आलाने के बाद